नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर बायर्स गाइड वीडियो। आज के वीडियो के अंदर हम मर्सिडीज बेंज W205 सी क्लास के बारे में बात करेंगे 2015 से लेके 2021 तक। आज हम इंजन ऑप्शंस कवर करने वाले हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स कवर करने वाले हैं। आज के वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा और कौन से मॉडल्स को अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप भी एक सी क्लास लेना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो W205 जो थी वो स्टाइलिंग के अंदर बिल्कुल चेंज हो गई थी पुराने वाली सी क्लास से। इसके अंदर ज्यादा लग्जूरियस डिजाइन आ गया था, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई थी, पावरफुल येट एफिशिएंट इंजन्स आ गए थे। तो इसके अंदर काफी सारे वेरिएंट्स लॉन्च हुए थे। ये 2014 के अंदर इंडिया में लॉन्च हुई थी और 15 से गाड़ियां ज्यादातर आने लगी थी। तो अगर हम पेट्रोल के बारे में बात करेंगे तो आपको C200 पेट्रोल में 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता था जो कि 184 bhp देता था। अगर हम डीजल के बारे में बात करेंगे तो डीजल के अंदर C220 डीजल आती थी। 2.1 लीटर डीजल इंजन आता था इनिशियली, बट जिसको अपग्रेड कर दिया था 2.0 लीटर इंजन के अंदर 2018 में, क्योंकि इसका फेसलिफ्ट आया था। जो प्री फेसलिफ्ट वाली गाड़ियां 2015 से लेकर 2018 तक, प्री फेसलिफ्ट वाली गाड़ियों की जो पावर फिगर्स हैं वो 170 bhp है और फेसलिफ्ट वाली जो गाड़ियां हैं उनकी 194 bhp है। तो परफॉर्मेंस के अंदर हल्का इंक्रीज आ गया था 2018 में। ये बहुत ही एफिशिएंट इंजन है, आपको 15 से 18 की एवरेज भी दे सकती है हाईवे पर। सिटी के अंदर आपको 12-13 की रियलिस्टिक एवरेज मिल जाती है। इसके अंदर एक C250 डीजल के अंदर भी ऑप्शन आया था, 2.1 लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन जो कि 204 bhp हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था और थोड़ा स्पोर्टी वर्जन था। बट ये C250 बहुत कम है, ज्यादातर C200 पेट्रोल है और C220 डीजल है। ये दो ही हैं जो सबसे कॉमन है हमारे इंडिया के अंदर। AMG वेरिएंट्स भी आते थे C43 या C63, उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात नहीं करेंगे। तो इसके जो डीजल इंजन है वो काफी एफिशिएंट है, पावरफुल भी है, बट उनके अंदर इश्यूज भी हैं काफी सारे। तो सबसे पहले इसके एक्सटीरियर पर आ जाते हैं। स्टाइलिंग वाइज ये सी क्लास, ई क्लास, एस क्लास बहुत ही सिमिलर सा डिजाइन लगता है। सी क्लास सबसे छोटी वर्जन है इसका, फिर ई क्लास है, फिर एस क्लास है। ए क्लास भी आती थी बट सी क्लास को एक एंट्री लेवल मर्सिडीज माना जाता था उस टाइम। एक्सटीरियर के अंदर जो सनरूफ है उसके अंदर इश्यूज हो सकते हैं अगर आप उसको अच्छे से लुब्रिकेट ना करवाओ या साफ ना करो टाइम टू टाइम, तो सनरूफ अटक सकती है कहीं पर। और इसकी जो मोटर है वो कई बार इतनी वीक हो जाती है या खराब हो जाती है, फिर सनरूफ ना तो खुलेगी ना बंद होगी। फिर सनरूफ की जो मोटर है उसको रिप्लेस करना पड़ता है और फिर सनरूफ को सर्विस करना पड़ता है। अगर आप सी क्लास ले रहे हो तो मेक श्योर कि इसकी सनरूफ अच्छे से काम कर रही हो, इसको ओपन और क्लोज करके देखो 1-2 बार। अगर कहीं पर ये रुक रही है या बार बार मेल फंक्शन कर रही है तो सनरूफ का जरूर ना जरूर काम होगा। सनरूफ के आगे एक ऐसा पीस है जो कि डीलैमिनेट हो सकता है, और अगर आप सोच रहे हो कि 2021 की मेरी गाड़ी हो सकता है अभी वारंटी में हो, तो ये ज्यादातर वारंटी क्लेम में पास नहीं होता। सनरूफ का हो सकता है आपको क्लेम मिल जाए। ये जो डीलैमिनेट हो रहा है पीस, इसकी कंपनी ज्यादातर वारंटी नहीं दे रही है। मर्सिडीज का ये कहना है कि जो कार शैम्पू आप यूज कर रहे हो उसकी वजह से ये पीस डीलैमिनेट हो रहा है और फेड हो रहा है, तो वो वारंटी के अंदर कवर नहीं हो रहा काफी लोगों का। तो अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो और फेडेड है या फिर डीलैमिनेट हो रहा है तो ये हर एक मॉडल के अंदर दिक्कत आ रही है। इस पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ब्लैक PPF इसके ऊपर लगा सकते हो ताकि ये ज्यादा डीलैमिनेट ना हो और खराब ना हो। अगर इस पीस को हमको चेंज करना पड़ता है तो सनरूफ को भी नीचे करना पड़ता है और फ्रंट का जो विंडशील्ड है उसको रिमूव करना पड़ता है, जब ये पीस को आप चेंज कर सकते हो। फ्रंट ग्लास को अगर हम रिमूव करते हैं तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं से चिप हो जाए या शैटर हो जाए, तो इसलिए इसको ज्यादातर लोग छेड़ते नहीं है। अगर आपकी गाड़ी के अंदर AMG पैक है, AMG के व्हील्स है कंपनी से, तो ज्यादातर के अंदर आपको रन फ्लैट टायर्स मिलते हैं। और ये रन फ्लैट टायर एक टेक्नोलॉजी होती है कि अगर बाय चांस टायर पंक्चर भी हो जाए तो गाड़ी कहीं पर फ्लैट नहीं होगी, मतलब जो उसका टायर है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होगा। आप अपनी लोकेशन तक जा सकते हो, 80 की स्पीड तक आप इसको ड्राइव कर सकते हो पंक्चर या बेंड होने के बाद भी अलॉय को। मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये BMW के अंदर है। इसके अंदर भी रन फ्लैट टायर है और इसका भी अलॉय बेंड हो गया था, बट जो टायर है उसकी कभी हवा नहीं निकलती है क्योंकि उसकी साइड वॉल्स इतनी थिक होती है। वैसे टेक्नोलॉजी तो अच्छी है बट इंडियन रोड्स के हिसाब से ये जो टायर है वो बहुत हार्ड होता है और फ्लेक्सिबल नहीं होता। फ्लेक्सिबल ना होने की वजह से जितना भी जो लोड है वो सारा का सारा अलॉय व्हील्स पर आ जाता है और अलॉय व्हील्स बहुत ही इजीली बेंड हो जाते हैं। अगर आप एक कंपनी से लेने जाओगे तो 2 लाख 2.5 लाख का एक अलॉय व्हील हो सकता है। अगर आप एक गाड़ी देखने जा रहे हो जिसके अंदर रन फ्लैट टायर्स हैं तो मेक श्योर कि उसका कोई ना कोई अलॉय रिपेयर ना हो। अगर रिपेयर है भी तो अलॉय व्हील्स को रिप्लेस कर सकते हो आप आफ्टर मार्केट के साथ अगर कंपनी से नहीं जा रहे हो। और कभी भी रन फ्लैट टायर्स दोबारा यूज मत करना। इस रन फ्लैट टायर की वजह से आपका जो सस्पेंशन है वो भी जल्दी वेयर आउट होता है, शॉकर भी जल्दी खराब होते हैं, कंट्रोल आर्म के बुशेस भी जल्दी खराब होते हैं। ओवरऑल कंट्रोल आर्म और ये जितने भी सस्पेंशन के पार्ट्स हैं बहुत
महंगे हो सकते हैं। शॉकर और ये सारा सेटअप आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक का भी पड़ सकता है बाहर से। कंपनी के अंदर 2-2.5 लाख 3 लाख तक का भी बिल बन सकता है। इस सी क्लास के अंदर आपको एयर सस्पेंशन नहीं मिलता, तो इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर नॉर्मल कॉइल ओवर सेटअप होता है। एक्सटीरियर के अंदर जो क्रोम ट्रिम्स हैं वो फेड आउट हो सकते हैं, फिर उसको रिप्लेस करना पड़ता है। वो भी अगर आप कंपनी से लेते हो तो बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। फ्रंट की जो ग्रिल है उसका जो सेंटर लोगो है मर्सिडीज का, वो बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। तो पहले क्या होता था, काफी लोग मर्सिडीज का लोगो चुरा लेते थे। इसका लोगो बहुत इजीली रिमूव होने की वजह से गिर भी सकता है और लोग इसको चुरा भी सकते हैं। ये लोगो इम्पैक्ट पर सबसे पहले टूटता है या निकलता है, और अगर किसी को पता है और वो लेना चाहता है आपका लोगो तो बहुत इजीली उसको ले सकता है कहीं पर, अगर गाड़ी खड़ी है तो। लोगो ऐसे गुम होने के बाद आपको इसकी पूरी ग्रिल चेंज करनी पड़ती है, सिंगल पीस ऐसे नहीं मिलता। डोर हैंडल है जो वो खराब हो सकता है इसका एक्सटीरियर में। मैं आपको बताऊं तो इस गाड़ी के अंदर आपको एलईडी टेक्नोलॉजी मिलती थी जो कि देखने में बहुत अच्छी लगती है, बट ये कभी एलईडी अगर खराब होती है या कोई एलईडी नहीं चल रही है तो इसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई बल्ब एचआईडी नहीं होती। इसके अंदर एक बोर्ड होता है एलईडी का, और उसको आप ऐसे रिप्लेस नहीं कर सकते हो कि आपका एक सिंगल एलईडी नहीं चल रहा तो आप एक सिंगल एलईडी का बोर्ड चेंज कर लो। अगर आप मर्सिडीज से पूछोगे तो आपको पूरी हेडलाइट चेंज करनी पड़ेगी। इस सी क्लास की अगर आप हेडलाइट लेने जाओगे तो कंपनी के अंदर 1.5 से 2 लाख रुपए की आ सकती है। तो अगर आप कोई सी क्लास देखने जा रहे हो और उसकी हेडलाइट नहीं चल रही है तो इसके अंदर मोटा खर्चा होने वाला है। इसके अलावा जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे एल्यूमिनियम के हैं, तो रस्ट की तो कोई दिक्कत नहीं होती इन गाड़ियों पर। इंटीरियर के अंदर आए तो इंटीरियर का जो सीट है या लेदर की क्वालिटी है वो अच्छी है, बट वो फेड आउट हो जाती है बहुत जल्दी। अगर आपका इंटीरियर थोड़ा लाइट शेड में है तो जितने भी पार्ट्स हैं वो बहुत जल्दी वेयर आउट होते हैं। स्पेशली जो ड्राइवर सीट होती है और जो स्टीयरिंग व्हील होता है, ये बहुत जल्दी वेयर आउट हो रहे हैं और इसका लेदर आपको फिर रिप्लेस करना पड़ता है। कंपनी से ऑब्वियसली बहुत महंगा होता है, बट बाहर आप जाके स्टिच करा सकते हो। इस गाड़ी का जो हेडलाइनर है वो सैग हो सकता है, और सनरूफ का जो कपड़ा है वो स्टक हो सकता है या बीच में आ सकता है। जब आप सनरूफ को ओपन और क्लोज कर रहे हो, वो अगर बीच में आ गया तो भी आपका सनरूफ बिल्कुल नहीं चलेगा और इसको सारे को बाहर निकालना पड़ेगा। सनरूफ को बाहर निकालने के लिए आपको पूरा का पूरा जो हेडलाइनर है वो नीचे करना पड़ेगा, उसके बाद सनरूफ को डाउन करना पड़ता है। तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाता है ये। पावर विंडो के जो स्विच है वो जस्ट ब्रेक ऑफ हो जाते हैं कभी कभी, और अगर आप कंपनी में लेने जाओगे तो 30-35 हजार का ये विंडो स्विच होता है। बाहर ऑब्वियसली सस्ता मिल जाएगा, बट अगर आप 2021-22 की मॉडल की गाड़ी देख रहे हो तो आप सोचोगे भाई मैं कंपनी से मेंटेन करूं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सिल्वर कलर है जो ट्रैक पैड के आसपास है या फिर जो बीच में ट्रिम के पास है वो फेड आउट हो सकता है। सेंटर कंसोल का जो बटन है वो भी खराब हो जाता है, फिर उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। नेचुरल वुड है जो कुछ मॉडल्स के अंदर, वो वुड क्रैक हो रहा है और उसके अंदर बीच में लाइन आ जाती है, उसकी वजह से पूरा ट्रिम को रिप्लेस करना पड़ता है। और जिन मॉडल के अंदर ग्लॉस ब्लैक ट्रिम है वो भी ज्यादा स्क्रैच्ड अप हो जाती है या फेड हो जाती है विद टाइम, तो वो भी अच्छी नहीं लगती। इस गाड़ी की जो सीट मोटर है वो फेल हो सकती है, ट्रैक पैड फेल हो सकता है, इलेक्ट्रिक पार्किंग का मेल फंक्शन हो सकता है, एलईडी जो लाइट्स है इंटीरियर की वो फेड आउट हो जाती है या बिल्कुल खराब हो जाती है कई कई जगह। इस गाड़ी के अंदर डोर के ऊपर एक डोर मॉड्यूल लगा होता है जिसकी वजह से सारी इलेक्ट्रॉनिक्स काम करते हैं उस डोर में, जैसे स्पीकर हो गया, एलईडी होगी, पावर विंडो के स्विच हो गए। तो जो ड्राइवर साइड का डोर है उसका डोर मॉड्यूल फेल हो जाएगा तो ना तो आपका स्पीकर चलेगा, ना पावर विंडो चलेंगे, ना उसके अंदर एलईडी चलेंगे, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं चलेगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। और कई बार क्या होगा कि आप गेट खोल के बंद करोगे या गाड़ी ऑफ करके ऑन करोगे तो हो सकता है चल जाए, थोड़ी देर के बाद वो फिर से बंद हो सकते हैं, फिर से चल सकते हैं। इस केस के अंदर आपको डोर मॉड्यूल को चेंज करना पड़ता है और वो भी बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। डोर मॉड्यूल अगर आप कंपनी से लेने जाओगे 40-45 हजार रुपए तक का है, बाहर भी आपको 20-25 हजार का देखने को मिलेगा। तो अगर डोर पर कुछ काम नहीं कर रहा है, ना ही स्पीकर काम कर रहे हैं, ना ही पावर विंडो काम कर रहे हैं, ना ही एलईडी चल रही है, तो हो सकता है इसका डोर मॉड्यूल खराब हो। इंफोटेनमेंट पे आ जाते हैं। इंफोटेनमेंट इसका बहुत ही अच्छा है, स्टैंडर्ड ऑडियो भी और जो अपग्रेडेड बर्माइस्टर साउंड सिस्टम है वो भी। इस गाड़ी के अंदर 2018 के बाद ही आपको एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो मिलता था जो कि फेसलिफ्ट वर्जन है इसका। इसकी जो स्क्रीन है वो फ्रीज हो सकती है या बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, उसके बाद स्क्रीन को चेंज करना पड़ता है। काफी बार क्या होता है ब्लूटूथ का कनेक्शन इतना स्लो हो जाता है कि वो दोबारा पेयर करना पड़ता है। जब ऐसा होता है तो कुछ टाइम के बाद जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो बिल्कुल खराब हो जाता है, फिर आप फोन पेयर ही नहीं कर सकते हो, फिर इसको भी रिप्लेस करना पड़ता है। ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके इंटीरियर में। कुछ मर्सिडीज के ओनर है जिनको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आती उनके ओनरशिप के अंदर, कुछ ओनर्स को सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक मॉडल ईयर नहीं है, बट हाँ फेसलिफ्ट के अंदर काफी सारी चीजें ठीक कर दी थी। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो फेसलिफ्ट वाले मॉडल्स के अंदर काफी सारी चीजें ठीक कर दी थी 2018 के जो बाद आया था। इसी क्लास का जो प्री फेसलिफ्ट वर्जन है वो 2014 में लॉन्च होने के बाद 2014 के एंड या 15 के स्टार्टिंग में आ गया था, और 2015 से लेकर 2018 तक प्री फेसलिफ्ट वाले मॉडल्स हैं, और 2018
2015 से 2021 तक फेसलिफ्ट वाले मॉडल्स हैं। कुछ गाड़ियां आपको 2022 या 23 रजिस्टर्ड भी मिल सकती हैं। सो एंड के प्रोडक्शन में जितनी गाड़ियां हो जाती है फिर वो लेटर रजिस्टर होती हैं, तो इसलिए होता है वो। इस फेसलिफ्ट के अंदर आपको अंदर डिजिटल मीटर मिल गया था, अपग्रेडेड स्क्रीन मिल गई थी, अपग्रेडेड इंटीरियर मिल गया था थोड़ा बहुत, आगे पीछे के बम्पर, आगे पीछे की लाइट, बेसिकली यही हुआ था फेसलिफ्ट के अंदर। क्योंकि गाड़ी इतनी ज्यादा भारी नहीं है तो इसके जो कंट्रोल आर्म के बुशेस हैं वो ज्यादा वेयर आउट नहीं होते जल्दी। शॉकर भी आपके इजीली 80,000 किलोमीटर तक लास्ट कर सकते हैं और कंट्रोल आर्म के बुशेस भी इजीली लास्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको यूजुअली कंट्रोल आर्म पूरे को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती जैसे BMW में है। इसके आप कंट्रोल आर्म और बॉल जॉइंट रिप्लेस कर सकते हो जो कि सेपरेटली मिल जाते हैं लेम्फोर्डर के, जो कि OEM ब्रांड है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो लेम्फोर्डर एक कंपनी है जो कि BMW के कंट्रोल आर्म से सस्पेंशन पार्ट्स बनाता है। अगर आप एक ZF का ओरिजिनल पार्ट लोगे और उसके ऊपर BMW का लोगो लगा दोगे तो वो 3 गुना या 4 गुना प्राइस में हो जाएगा। तो अगर आप एक OEM सप्लायर ढूंढ रहे हो तो ZF है OEM सप्लायर। तो उसके बाद पेट्रोल के जो इंजन इश्यूज हैं उस पर आ जाते हैं। इस गाड़ी का जो सबसे वेल डॉक्यूमेंटेड या फिर जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल टाइप का टॉपिक है, आप किसी भी फोरम पे जाके देखोगे या ऑनलाइन सर्च करोगे तो इस गाड़ी का पिस्टन फेलियर हो सकता है। पिस्टन टूटने के बाद बहुत सारा डैमेज हो सकता है, फिर आपको उसका इंजन रिप्लेस ही करना पड़ता है। ये पिस्टन फेलियर ज्यादातर तो 2015 से लेके 2017 वाले मॉडल्स के अंदर हो रहा है, बट ये सारे मॉडल्स के अंदर हो सकता है। पिस्टन फेलियर एक बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड इशू है इस मर्सिडीज इंजन में। तो अगर आप एक C क्लास का इंजन ढूंढते हो तो ऑब्वियसली 4-5 लाख का खर्चा हो सकता है। टाइमिंग चेन भी स्ट्रेच हो सकती है और फेल हो सकती है, बट ये ज्यादातर उन गाड़ियों पर हो रहा है जिनकी सर्विस कम होती है या इरेगुलर है। इरेगुलर सर्विस का मतलब ये होता है कि गाड़ी को या तो 10,000-12,000 किलोमीटर पर या 1 साल के अंदर आपको सर्विस करना होता है। हालांकि कंपनी कहती है 15,000 तक, मैंने हमेशा 10-12,000 का ही रूल फॉलो किया है। और जितने भी फॉरम्स पे आप देखोगे ज्यादा जो लॉन्गर इंटरवल रखते हैं लोग, उन गाड़ियों के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। काफी सारे लोग 15,000 या 16,000 पे सर्विस कराते हैं, 1-2 हजार ऊपर भी चल जाती है। तो अगर 18,000 पे भी आप सर्विस नहीं करा रहे हो, ईयरली सर्विस नहीं हो रही है, तो टाइमिंग चेन स्ट्रेच हो सकती है और फिर टूट सकती है। टाइमिंग चेन टूटने पर इंजन के अंदर बहुत सारी चीजें डैमेज हो जाती हैं, उसको भी फिर चेंज करना पड़ता है। इस गाड़ी के जो टर्बो है वो भी फेल हो सकते हैं ड्यू टू ऑयल स्टार्वेशन, और टर्बो का जो वेस्ट गेट कंट्रोल एक्चुएटर होता है वो भी फेल हो सकता है। और जो ये वेस्ट गेट कंट्रोल एक्चुएटर है वो अकेला नहीं मिलता, आपको टर्बो असेंबली पूरी लेनी पड़ती है अगर आप मर्सिडीज से लेते हो तो। इस मर्सिडीज के इंजन का जो सबसे कॉमन कूलेंट लीक है वो वाटर पंप है, और ये जितने भी इंजन है मर्सिडीज के अंदर सबके अंदर ये वाला वाटर पंप है, और सबके अंदर वाटर पंप कभी ना कभी रिप्लेस करना पड़ता है। इस वाटर पंप के अंदर एक वैक्यूम एक्चुएटर बाईपास वेल्व लगी होती है जो क्लॉग हो जाती है, फिर गाड़ी ओवरहीट होने लगती है। थर्मोस्टेट भी इसका स्टक हो सकता है और उसकी वजह से जो कूलेंट है वो इंजन के अंदर फ्लो नहीं होगा और गाड़ी ओवरहीट हो जाएगी। ओवरहीट के अंदर आप गाड़ी को किसी को भी चलाते रहोगे तो वो इंजन सीज होगा ही होगा। तो पेट्रोल इंजन के अंदर बहुत ही कॉमन चीज होती है स्पार्क प्लग की मेंटेनेंस और इग्निशन कॉइल की मेंटेनेंस। बट जब आप इसके स्पार्क प्लग चेंज करने जाते हो मर्सिडीज के, जब आप इग्निशन कॉइल को बाहर निकालोगे काफी बार क्या होता है वो इग्निशन कॉइल जरूर टूट जाएगी। तो जब भी आप स्पार्क प्लग कर रहे हो बी प्रिपेयर्ड, कोई ना कोई इग्निशन कॉइल जरूर फेल होगी। अगर 4 में से 2 इग्निशन कॉइल फेल हो चुकी हैं तो आप चारों को एक साथ रिप्लेस करना, उससे फिर आपके रैंडम मिसफायर कोड्स हैं वो नहीं आएंगे। नहीं तो 2 नई कॉइल लगाओगे, 2 पुरानी लगाओगे, वो पुरानी वाली भी उतनी लाइफ होगी जितनी अभी वाली टूटी है। रैंडम एरर दे सकती है और आपकी गाड़ी फिर अच्छे से काम नहीं करेगी। इंजेक्टर का इस गाड़ी के अंदर इशू है तो उसको भी आपको रिप्लेस करना पड़ता है। PCV के जो ब्रीदर होती है, क्रैंक केस वेंटिलेशन जिसको बोलते हैं, वो भी फेल हो सकती है और वो 2 पीस के अंदर होती है। तो नीचे वाला जो पार्ट है उसको रिमूव करने के लिए आपको इनलेट मैनिफोल्ड को बाहर निकालना पड़ता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा हैसल हो जाता है इस गाड़ी के अंदर। हाई माइलेज जितनी भी गाड़ी है उसके अंदर ऑयल लीक हो सकती है आपके वेल्व कवर से। डीजल के अंदर मैं आपको बताऊं तो डीजल काफी रिलायबल इंजन है। ये काफी सारे मॉडल्स हैं मर्सिडीज के अंदर जिसके अंदर ये हाई माइलेज इंजन यूज होता है और ये रिलायबल भी है। इसका जो टाइमिंग चेन का डिजाइन है वो थोड़ा अच्छा है पेट्रोल इंजन से, और वो इतना फेल नहीं होता क्योंकि जो इसका टाइमिंग चेन का डिजाइन है वो बहुत शॉर्ट है, और जो टाइमिंग चेन है वो सिर्फ कैमशाफ्ट ड्रिवन है इस गाड़ी में। फ्यूल पंप, वैक्यूम पंप, ये सब गियर ड्रिवन है, तो ये रिलायबिलिटी बढ़ जाती है टाइमिंग चेन फेल ना होने से। बट कभी आपको अगर ये चेंज करना पड़ता है तो बहुत एक्सपेंसिव हो सकते हैं पार्ट्स टू सोर्स। ऑयल लीक हो सकती है आपके वेल्व कवर गैस्केट्स के साथ, और इसके लिए आपको इसके इंजेक्टर को बाहर निकालना पड़ता है। इंजेक्टर को बाहर निकालने से आप इसके इंजेक्टर गैस्केट्स को भी देख सकते हो, वो भी लीक करना स्टार्ट हो जाती है जब वेल्व कवर की गैस्केट लीक होती है। वो आप अगर रिप्लेस नहीं करते हो तो एक टर्म होती है ब्लैक डेथ करके, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी सीपिंग दिख रहा है इंजेक्टर गैस्केट के आसपास तो उसको भी साथ ही रिप्लेस करना वेल्व कवर के साथ। नहीं तो होता क्या है कि जो कार्बन के फ्यूम्स हैं वो इंजेक्टर के आसपास डिपॉजिट हो जाते हैं। ये कार्बन के
फ्यूम्स इतने ज्यादा सॉलिडिफाई हो जाते हैं या फिर इंजेक्टर को एक जगह होल्ड कर लेते हैं जैसे ग्लू करती है। फिर जब आप इंजेक्टर को बाहर निकालने जाओगे वो इंजेक्टर अच्छे से निकलेगा नहीं, और ज्यादातर क्या होता है जब ऐसे केस के अंदर इंजेक्टर निकालते हैं तो इंजेक्टर टूट जाता है। तो वेल्व कवर और इंजेक्टर गैस्केट एक बहुत नॉर्मल चीज है इस गाड़ी में, उसको एक ही साथ रिप्लेस करना चाहिए। फ्यूल इंजेक्टर के ऊपर एक रिटर्न लाइन होती है, जो एक्सेसिव फ्यूल होता है वो वापस चला जाता है फ्यूल सिस्टम में, हमारे कंज्यूम नहीं होता इंजन में, वो भी लीक कर सकती है और उसकी वजह से आपको काफी सारे बूस्ट इश्यूज आ सकते हैं या रैंडम मिसफायर कोड आ सकता है। ऑब्वियसली डीजल अगर लीक होगा फ्यूल सिस्टम के अंदर एयर भी आ जाएगी, तो रिटर्न पाइप भी अगर लीक कर रही है तो उसको भी रिप्लेस करना पड़ता है। ऑयल फिल्टर की जो हाउसिंग है पूरी वो लीक कर सकती है, उससे कूलेंट पास होता है तो कूलेंट लीक होने लगता है, फिर इस असेंबली को रिप्लेस करना पड़ता है। क्योंकि ये डीजल इंजन है तो इसके अंदर भी कार्बन बिल्डअप का प्रॉब्लम है ही, ईजीआर क्लॉग होता है और डीपीएफ क्लॉग होता है, जिसकी वजह से गाड़ी बिल्कुल पिकअप नहीं लेगी और बहुत ही स्लगिश ड्राइव हो जाएगी। हो सकता है ब्लैक स्मोक भी आपको काफी आए। डीपीएफ को रिप्लेस करने की ज्यादातर जरूरत नहीं होती, इसको क्लीन करके काम चल जाता है, बट ईजीआर वेल्व ज्यादातर केसेस के अंदर रिप्लेस ही करनी पड़ती है। कंपनी के अंदर ईजीआर वेल्व बहुत एक्सपेंसिव है, बाहर थोड़ी सस्ते रेट में मिल जाती है, तो कार्बन का इश्यूज आपको डेफिनेटली आएगा। क्लॉग्ड मैप सेंसर की वजह से भी आपको परफॉर्मेंस के इश्यूज आ सकते हैं। अब मर्सिडीज सी क्लास के ट्रांसमिशन पर आ जाते हैं। इस सी क्लास के अंदर आपको 7G ट्रॉनिक प्लस ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देखने को मिलता है 2014 से लेकर 2018 तक, और 9G ट्रॉनिक प्लस ऑटोमेटिक मिलता है 2018 के बाद। 7G ट्रॉनिक प्लस का मतलब होता है इसके अंदर 7 गियर हैं। इसकी जो कास्टिंग होती है या इसकी हाउसिंग होती है ट्रांसमिशन की, वो मैग्नीशियम अलॉय की बनी होती है और उससे जो है उसका वेट कम होता है। ये एक टॉर्क कन्वर्टर होती है जिसके अंदर 7 गियर्स लगा सकते हैं हम। इस ट्रांसमिशन की भी आपको सर्विस करनी चाहिए 80 से 90,000 किलोमीटर में या 5 साल के अंदर। इसके अंदर आप मर्सिडीज का फ्लूइड यूज करोगे और मर्सिडीज के फिल्टर यूज करोगे। 2018 में चेंज होने के बाद 9G ट्रॉनिक जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है शिफ्टिंग में और एफिशिएंसी वाइज भी। इस ट्रांसमिशन के जो इनिशियल पिकअप है या फिर गियर शिफ्टिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी है पुराने वाले ट्रांसमिशन से। जो पुराना गियर बॉक्स है 2014 से लेकर 2018 तक 7G, इस गियर बॉक्स के अंदर अगर आप सर्विस टाइम पर नहीं करते हो और ज्यादा यूज कर देते हो तो इसके वेल्व बॉडी के अंदर दिक्कत आ सकती है। बट 9G के अंदर अभी क्योंकि इतने नए इंजन है, ये 4-5 साल ही हुए हैं, तो इतनी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसके अंदर। बट फिर भी अगर आपकी नई गाड़ी है 80-90,000 किलोमीटर के बाद ट्रांसमिशन की सर्विस जरूर करवाना, ताकि आपका ट्रांसमिशन हेल्दी रहे और काफी ज्यादा टाइम तक लास्ट कर पाए। ट्रांसमिशन सर्विस के अंदर आपको ट्रांसमिशन का फ्लूइड चेंज करना होता है। यूजुअली 6 से 7 लीटर फ्लूइड आता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, और ट्रांसमिशन का फिल्टर चेंज करना होता है। इस गाड़ी के अंदर ट्रांसमिशन पैन लोहे का होगा तो एक गैस्केट भी होगी, वो भी चेंज करनी पड़ती है। अगर आप मेरी ओपिनियन पूछो तो मैं सबसे पहले आपको कहूंगा कि जो स्टार्टिंग वाले इंजन है 2.1 लीटर डीजल इंजन C220 के अंदर, अगर आप लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी ढूंढ रहे हो तो इस इंजन को अवॉइड करना। पोस्ट 2018 C220 जितनी भी आई है विद द अपडेटेड 2.0 लीटर डीजल इंजन, वो बेटर रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी के लिए ठीक है। और अगर आप पेट्रोल के अंदर देखो तो C200 जो पेट्रोल है वो भी फेसलिफ्ट वाला जो मॉडल है वही मैं प्रेफर करूंगा आप लोग, क्योंकि उसके अंदर आपको अपडेटेड MMI मिल गया था या फिर अपडेटेड लाइट्स मिल गई थी। रिमेंबर, जब भी आप गाड़ी देखने जाओ उसकी कंप्लीट सर्विस हिस्ट्री चेक करो, एक प्री परचेज इंस्पेक्शन करवाओ, ताकि आपको इस गाड़ी की हर प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाए। आप मर्सिडीज के पास ले जा सकते हो, सारी गाड़ी को चेक करके आपको बता देंगे कि क्या क्या दिक्कत हो सकती है, या कोई इंडिपेंडेंट मैकेनिक के पास भी आप जा सकते हो। गाड़ी को स्कैन करके चेक करो उसके अंदर कितने एरर आ रहे हैं। क्लियर करने के बाद गाड़ी को ड्राइव करके देखो, फिर देखो कि कितने एरर आ रहे हैं। ऐसे पता चल जाता है। कई बार क्या होता है कि लोग क्लियर कर देते हैं एरर और फिर आप गाड़ी को ड्राइव करके आते हो, देखते हो तो उसके अंदर कोई एरर नहीं आता, बट स्कैनर के अंदर स्टोर्ड एरर होते हैं, वो आपको स्क्रीन पर या फिर मर्सिडीज के बीच में स्क्रीन में नहीं दिखेंगे। तो स्कैन करना सबसे जरूरी होता है कि यूज्ड लग्जरी कार को, उसके लिए आपको चाहे थोड़े ज्यादा पैसे देने पड़े, बट 2 बार एटलीस्ट स्कैन करवा के देखो गाड़ी को, एक चलाने से पहले, एक चला के आने के बाद। थोड़ी लंबी ड्राइव लोगे 10-15 किलोमीटर की, तो गाड़ी आपको समझ भी आ जाएगी कि कहीं से कोई आवाज आ रही है या नहीं। तो लोग क्या करते हैं, जितना भी रफ रोड होते हैं उसके ऊपर बहुत ही स्पीड से गाड़ी चला के देखते हैं कोई आवाज आ रही है या नहीं, बट ज्यादातर क्या होता है रफ रोड के ऊपर आप थोड़ा आराम से चलाओगे, जब ज्यादा आवाज आती है तो कोई भी रफ पैच के ऊपर आप जब भी चेक कर रहे हो सस्पेंशन, थोड़ा आराम से चलाओ और म्यूजिक वगैरह बंद कर लो। थोड़े विंडो डाउन करोगे तो आपको कोई आवाज या क्लंकिंग होगी सस्पेंशन में से तो वो आ जाएगी। मेक श्योर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजें हैं गाड़ी के अंदर, जितने भी बटन है उनको 1-2 बार प्रेस करके देखो। इसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ मॉडल ऐसे हैं कि वो कभी काम कर रहे होंगे, कभी नहीं कर रहे होंगे, तो जितनी भी चीजें हैं उसको 2-2 बार चेक करो। पावर विंडो को हो गया, सेंटर में बटन हो गए, ट्रैक पैड हो गया। वैसे अगर मैं बताऊं मर्सिडीज की जो ये सी क्लास है वो बहुत ही ब्रिलियंट कार है। अगर आप एक लग्जरी कार देख रहे हो परफॉर्मेंस वाइज, एफिशिएंसी वाइज, तो सी क्लास सही रहती है आपके लिए। एनसीआर जैसे शहर के अंदर जहाँ पर ट्रैफिक का काफी इशू रहता है वहां पर भी ये इजीली कहीं पर भी मैन्यूवर हो सकती है। बट जो मैंने आपको आज चीजें बताई हैं इस वीडियो के अंदर, उस चीज का ध्यान रखो आप, और फेसलिफ्ट वाले डीजल इंजन लो या फिर पेट्रोल इंजन लो। तो ये वीडियो
कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। अगर आपका कोई दोस्त सी क्लास लेना चाहता है तो उस तक ये वीडियो पहुंचाओ ताकि भाई को भी पता चल पाए कि वो जो गाड़ी लेने वाला है उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपको कोई बायर्स गाइड देखनी है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। मैं हर फ्राइडे शाम को 7 बजे बायर्स गाइड की वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी न ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो दैट बीमर गाय को फॉलो कर लो। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।